Hello dear learners, I Kamini Kumari welcome you all in my YouTube channel where we study together. So this is my academic profile, PG in Political Science, then I have done BEd, MEd, नेट इन एजुकेशन एंड नेट इन पॉलिटिकल साइंस। ये मेरा एकेडमिक प्रोफाइल है। मैंने पीजी किया है पॉलिटिकल साइंस में, उसके बाद मैंने बीएड किया है, एमएड किया है और एजुकेशन और पॉलिटिकल साइंस दोनों ही पेपर्स में मैंने नेट क्वालिफाई किया है। लास्ट क्लास में हमने इस पिक्चर को देखा था और इस पिक्चर के थ्रू जो सब्जेक्ट हमें पढ़ना है आगे साइकोलॉजी, उसके बारे में हमने इंट्रोडक्शन जाना था कि साइकोलॉजी होता क्या है, साइकोलॉजी किस तरीके से साइकोलॉजी आया है और हमने सब जाना कि व्हाट इज साइकोलॉजी, एटिमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी क्या होता है, साइकोलॉजी का मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। इसके बाद साइकोलॉजी के लिए अलग अलग साइकोलॉजिस्ट और फिलोसोफर्स ने जो कहा है हमने वो देखा कि उनके अनुसार साइकोलॉजी क्या है। सम कॉमन मीनिंग्स हमने देखे कि हम जब मनोविज्ञान की बात करते हैं, जब साइकोलॉजी की बात करते हैं, तो हम कौन कौन से ऐसे टर्म्स हैं जो हम उनके साथ एसोसिएट करके देखते हैं, हम साइकोलॉजी के साथ किन शब्दों को जोड़ करके देखते हैं, हम कौन कौन सा अर्थ लगाते हैं जब मनोविज्ञान हमारे मन में आता है। इसके बाद हमने देखा कि साइकोलॉजी के जो डिफरेंट ब्रांचेस कौन कौन से, जिसमें हमने देखा क्लिनिकल साइकोलॉजी है, ऑर्गेनाइजेशनल और इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी है, सोशल साइकोलॉजी है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी है और बहुत सारे साइकोलॉजी हमने देखा। लास्ट में हमने देखा कि जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एजुकेशनल साइकोलॉजी, वो भी इसका एक ब्रांच है। आज की क्लास में हम देखेंगे कि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होता है। आई होप कि आपको जो लास्ट क्लास मैंने लिया वो आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत 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 थैंक यू बोलना चाहूंगी, दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि मेरी फर्स्ट वीडियो पे ही जो मैंने साइकोलॉजी का क्लास लिया उस पे आप लोगों का जो रिस्पॉन्स मुझे मिला है उससे मुझे एक बहुत बड़ा मोटिवेशन मिला है कि मुझे आगे इस चैनल को ग्रो करना चाहिए, मुझे आगे इस तरीके का कंटेंट लाना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने जितने व्यूज दिए हैं उससे मुझे ये तो क्लैरिटी आ गई है कि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है। अब मेरी कोशिश यही रहेगी कि इन फ्यूचर मैं बीएड, एमएड, सीटेट और यूजीसी नेट से रिलेटेड जितने कंटेंट हमें पढ़ना है वो मैं आपको प्रोवाइड करा सकूं और एक इजी वे में आपको प्रोवाइड करा सकूं, ताकि आप घर बैठे उन चीजों को बेहतर ढंग से समझ पाएं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जो भी आपको पढ़ाऊं वो आपको अंडरस्टूड हो, आप उसको बहुत अच्छे ढंग से, बहुत बेहतर ढंग से समझ पाएं। तो मैं फिर से एक बार आप सबको बहुत 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 थैंक यू बोलना चाहूंगी। और इसी के साथ हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, जो कि है एजुकेशनल साइकोलॉजी। आज की क्लास में हम देखेंगे कि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होता है। मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था कि एजुकेशनल साइकोलॉजी साइकोलॉजी का ही एक ब्रांच है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी होता क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान होता क्या है। एजुकेशनल साइकोलॉजी theoretically and research branch of modern psychology concerned with the learning processes and psychological problems associated with the teaching, training and learning of students। तो ये एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है, शिक्षा मनोविज्ञान जो है, वो मनोविज्ञान का ही एक सैद्धांतिक और अनुसंधानात्मक शाखा है, मतलब एक शोध शाखा है जहां पे हम साइकोलॉजी को एजुकेशन के फील्ड में जोड़ करके देखते हैं और यहाँ पे हम किस तरीके की जो लर्निंग प्रोसेस है, जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं। अब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम किनसे रिलेटेड है, तो टीचिंग से। ऑब्वियस है, हम टीचर्स हैं तो हम जो जिन भी प्रॉब्लम्स पे सोचेंगे वो कहीं ना कहीं टीचिंग से रिलेटेड होगा। हम जो भी चेंज लाना चाहेंगे वो कहीं ना कहीं टीचिंग से रिलेटेड होगा। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी में बेसिकली एजुकेशनल साइकोलॉजी किससे कंसर्न होता है, तो ये लर्निंग प्रोसेस से कंसर्न होता है कि किन किन चीजों पे लर्निंग प्रोसेस क्या होना चाहिए, जो अधिगम की जो प्रक्रिया है वो अधिगम की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए। साथ ही साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, जो मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं, शिक्षा, प्रशिक्षण और विद्यार्थियों के अधिगम से संबंधित जो मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं उनसे संबंधित होता है शिक्षा मनोविज्ञान। Educational psychology is a partially experimental and partially applied branch of psychology concerned with the optimization of learning। इसमें basically educational psychology जो है ये pure science नहीं है साइकोलॉजी की तरह, ये partially experimental है, मतलब ये
आधा खोज पे निर्भर करता है और आधा जो आपने खोज किया है उसको किस तरीके से आप अप्लाई कर रहे हैं उस पे डिपेंड करता है। तो ये बेसिकली एक पार्शियली एक्सपेरिमेंटल और पार्शियली अप्लाइड ब्रांच है साइकोलॉजी का, जहाँ पे हम कुछ खोज करते हैं और उन खोजों को हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। कहाँ करने की कोशिश करते हैं? ऑब्वियस है, एजुकेशन में करेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में ही हम जो भी खोज करेंगे उसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। कंसर्न विद द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ लर्निंग, अधिगम कितना हो रहा है, कैसा हो रहा है, इससे कंसर्न होता है एजुकेशनल साइकोलॉजी। मतलब इसका जो मुख्य केंद्र है वो ये है कि कितना एजुकेशन लर्निंग कैसी हो रही है, अधिगम कैसी हो रही है, अधिगम की प्रक्रिया क्या है, अधिगम जो हम कर रहे हैं उसका हमें प्राप्त क्या हो रहा है, परिणाम क्या प्राप्त हो रहे हैं, किस तरीके की प्रोसेस हम अपना रहे हैं एजुकेशन में, इन सारी चीजों से रिलेटेड होता है एजुकेशनल साइकोलॉजी। Many regard philosopher John Herbert as the father of educational psychology. बहुत लोगों का मानना है कि बहुत सारे philosophers ऐसा मानते हैं और उन्होंने कहा है कि जॉन हर्बर्ट जो है उनको हम एजुकेशनल साइकोलॉजी का फादर मानते हैं, मतलब शिक्षा मनोविज्ञान का जनक मानते हैं। Herbert believed that a student's interest in a topic had a tremendous influence on the learning outcome and believed that teachers should consider this interest along with prior knowledge when deciding which type of instruction is most appropriate. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हर्बर्ट जो थे उनका मानना था कि सबसे इम्पोर्टेंट अगर कुछ है तो वो है विद्यार्थियों की रुचि। जैसी रुचि होगी आपकी जितनी ज्यादा रुचि होगी उतना ज्यादा उसका प्रभाव आपके अधिगम परिणाम पे पड़ेगा, लर्निंग आउटकम पे पड़ेगा। अब मान लीजिए आपको साइकिल चलाना बहुत पसंद है, आपकी रुचि है साइकिल चलाने में और आपको अवसर दिया जाए कि आप साइकिल चलाइए, आपको कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने को कहा जाए कि आप एक साइकिल रेस कंपटीशन में आपको पार्टिसिपेट करना है, तो ऑब्वियस है क्योंकि आपका इंटरेस्ट है उस फील्ड में, आपको साइकिल चलाना बहुत पसंद है और आपको अवसर मिल रहा है कि एक साइकिल कंपटीशन में आपको पार्टिसिपेट करना है, तो आपकी रुचि बहुत ज्यादा है, तो परिणाम अनुकूल आएंगे। इसका प्रेडिक्शन भी किया जा सकता है कि अगर आपका इंटरेस्ट है तो रुचि है तो जो परिणाम प्राप्त होंगे वो भी अच्छे होंगे, ज्यादा बेहतर होंगे। आप ऐसे भी देखते हैं इन जनरल भी हमें खाना बहुत पसंद होता है। चलिए मैं खाने से एक अच्छा एग्जांपल देती हूँ। देखिए जो चीजें हमें खाना बहुत ज्यादा पसंद होता है उन चीजों में थोड़ी बहुत कमी भी हो जाती है तो हम क्या बोलते हैं कि नहीं अच्छा बना है, अच्छा बना। लेकिन जो चीजें हमें खाना नहीं पसंद होती वो चीजें चाहे कितनी भी अच्छी बना दी जाए हम कुछ ना कुछ उसमें कमी निकालने की कोशिश करते हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि हमारा इंटरेस्ट नहीं है उसको खाने में, हमारी रुचि नहीं है उस चीज को खाने में। अब ये तो हम सब एसोसिएट करते हैं, जैसे करेला, जनरली हम सब करेला खाने में रुचि नहीं लेते हैं, तो हमारी मम्मियां क्या करती हैं, करेले का भरता बनाती हैं, करेले को भर के बनाती, बहुत सारी चीजें वो करेले का बनाने की कोशिश करती हैं और हमें खिलाने की कोशिश करती हैं। लेकिन जितना भी वो कोशिश कर ले हम हमेशा कहते हैं करेला कड़वा लग रहा है, करेला कड़वा लग रहा है। तो क्योंकि हमारी रुचि नहीं है करेला खाने में, उसकी कड़वाहट, उसका जो स्वभाव है कड़वा, उसकी वजह से हम उसमें रुचि नहीं लेते हैं खाने में, तो हमें कितना भी अच्छे तरीके से बना के दे दिया जाए हम कहेंगे कि नहीं हमें उतना अच्छा नहीं लगा। ठीक है आपने बनाया है, अच्छी बात है, अच्छा बना है, पर मुझे इतना भी ज्यादा पसंद नहीं आया। ठीक इसी तरीके से अधिगम में भी होता है। अगर आप किसी चीज को सीखने में आपकी रुचि है तो आप उस चीज को एक तो जल्दी सीखेंगे, बहुत जल्दी आप सीखेंगे, बाकियों की अपेक्षा आप उसको जल्दी सीखेंगे। दूसरा कि बाकियों की अपेक्षा आपका जो परिणाम आएगा, आपका जो आउटकम आएगा, लर्निंग आउटकम आएगा, वो भी बेटर आएगा, वो भी अच्छा आएगा। तो इसी बात को हर्बर्ट भी कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स का जो इंटरेस्ट होता है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है लर्निंग आउटकम्स को, स्टूडेंट्स के लर्निंग आउटकम्स को। और टीचर की कोशिश हमेशा ऐसी होनी चाहिए, टीचर की कोशिश होनी चाहिए कि वो स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को कंसिडर करे, मतलब उसको ध्यान में रखे और उसी को उनके पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए, विद्यार्थियों की रुचि को विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए इस बात पर बल दे कि उनको किस तरीके का इंस्ट्रक्शन उनके लिए सबसे बेटर होगा, मतलब किस तरीके से उनको हम निर्देशन देंगे जो उनके लिए सबसे बेहतर होगा। अब मान लीजिए एज ए टीचर आपको अपने स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट पता है, आपने देखा कि भाई मेरे बच्चों का इंटरेस्ट ऐसा है, आपने उसको
अग्री किया कि मुझे इसको यूज करना है, आपने इंटरेस्ट देखा, उसके बाद आपने उसके इंटरेस्ट को और उसके प्रायर नॉलेज को कंसीडर करते हुए, एक साथ जोड़ते हुए और उनके लिए इंस्ट्रक्शन बनाया, उनको निर्देशन दिया कि आपकी रुचि इसमें है, आपको इस चीज की जानकारी भी है, तो आपके लिए ये निर्देशन है, आपको ये काम करना है। तो आप क्या देखेंगे कि उनकी रुचि और उनका पूर्व ज्ञान दोनों उनके साथ है, तो उनका जो अधिगम होगा वो ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा बेहतर होगा, और जो लर्निंग आउटकम आएगा वो भी ज्यादा अच्छा आएगा। नेक्स्ट, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज बिहेवियरली कंसर्न विद प्रॉब्लम सच एज, अगर हम व्यवहारिक रूप में बात करें कि एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो व्यवहारिक रूप में किस तरीके की समस्याओं पे केंद्रित है, किस तरीके की समस्याओं को ध्यान में रख करके बनाया गया है या कार्य करता है। तो फर्स्ट है, हाउ डू चिल्ड्रन एक्वायर स्किल, बच्चे विद्यार्थी कैसे कौशल को अक्वायर करते हैं, प्राप्त करते हैं, सीखते हैं, नए नए स्किल्स हम सीखते हैं ना, तो किस तरीके से वो नए नए कौशलों को सीखते हैं, इस पे बेस्ड होता है एजुकेशनल साइकोलॉजी। सेकंड है, व्हेन इज लर्निंग मोर इफेक्टिव, एजुकेशनल साइकोलॉजी इस बात पे से भी बहुत कंसर्न होता है कि कब बच्चे ज्यादा सीखते हैं, कब बच्चे ज्यादा सीखते हैं, कौन सी वो स्थिति है जिसमें बच्चे ज्यादा सीख रहे हैं। जैसे हम सबके साथ ये नेचर होता है, हम में से कुछ लोग जो होते हैं वो रात में ज्यादा पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो मॉर्निंग में ज्यादा पढ़ना पसंद करते हैं, मतलब वो 4 बजे उठ जाते हैं और 4 से 8 या 9 बजे तक वो पढ़ना ज्यादा प्रीफर करते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो थोड़े थोड़े टाइम के लिए पढ़ना प्रीफर करते हैं, मतलब आप उनको सुनेंगे कहते हुए कि मुझे एक साथ अगर 8 घंटे पढ़ने के लिए कहा जाए तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन अगर मुझसे कहा जाए कि आप थोड़ी थोड़ी देर के लिए पढ़िए, मतलब आप 2 घंटे के लिए पढ़िए, फिर आप एक ब्रेक ले लीजिए, फिर आप 2 घंटे के लिए पढ़िए, फिर आप एक ब्रेक ले लीजिए, तो आप, क्योंकि उनको पता है कि वो अगर इस तरीके से पढ़ते हैं तो उनकी जो लर्निंग है वो ज्यादा इफेक्टिव होती है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी इस बात से कंसर्न होता है कि व्हेन इज लर्निंग मोर इफेक्टिव, मतलब वो कौन सी परिस्थितियां हैं, वो कौन सा सिचुएशन है जिसमें अधिगम जो है वो ज्यादा प्रभावी होता है। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट हेल्प द लर्निंग प्रोसेस, वो कौन से कारक हैं जो अधिगम प्रक्रिया को मदद पहुंचाते हैं या प्रभावित करते हैं। आप कह सकते हैं कि वो कौन से कारक हैं जो अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मुझे सीखना है और मुझे म्यूजिक सुनते हुए सीखना बहुत पसंद है, किसी चीज को सीखना बहुत पसंद है, अब क्योंकि मुझे म्यूजिक सुनते हुए चीजों को सीखना पसंद है और मैं सीखते वक्त म्यूजिक यूज कर रही हूँ, मैं म्यूजिक सुन रही हूँ, तो ऑब्वियस है कि मेरी जो लर्निंग होगी वो ज्यादा बेटर होगी, जो लर्निंग होगी वो मोर इफेक्टिव होगी। तो इसी तरीके से साइकोलॉजी इस बात पे ध्यान केंद्रित करता है कि वो कौन कौन से कारक हैं जो अधिगम को मदद पहुंचाते हैं, अधिगम प्रक्रिया को मदद पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है, हाउ डू वी मेजर द अमाउंट ऑफ लर्निंग, हम कैसे मेजर करेंगे कि अधिगम कितना हुआ है, अधिगम कितना हुआ है, हम कैसे मेजर करेंगे। एजुकेशनल साइकोलॉजी इस बात से भी कंसर्न है, शिक्षा मनोविज्ञान इस बात पर भी ध्यान केंद्रित करता है कि हम कैसे इस बात को मेजर करेंगे कि आखिर अधिगम हुआ कितना है। जैसे हम बच्चों को होमवर्क देते हैं, तो बच्चों को होमवर्क हम क्यों देते हैं, बच्चों को हम होमवर्क देने के पीछे जो ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है ना कि हमने जो पढ़ाया है हम ये देखना चाहते हैं, हम ये इवैल्यूएट करना चाहते हैं कि हमने जो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है वो उनको कितना समझ में आया है। तो इससे स्टूडेंट्स को भी समझ में आता है कि टीचर ने जो हमें पढ़ाया है वो हमें कितना समझ में आया जब वो होमवर्क करते हैं। और जब हम होमवर्क चेक करते हैं तो होमवर्क चेक करते वक्त हमें भी ये बात समझ में आ जाती है कि हमने जो स्टूडेंट्स को पढ़ाया है वो कितना इफेक्टिव हुआ है उनके लिए, उनको उनमें से उस पूरे विषय वस्तु में से कितना उनको समझ में आया है। तो इस बात से भी एजुकेशनल साइकोलॉजी कंसर्न होता है कि हाउ डू वी मेजर द अमाउंट ऑफ लर्निंग, हम कैसे मेजर करेंगे, हम कैसे मापेंगे कि अधिगम कितना हुआ है। नेक्स्ट है, आर देयर एनी इकोनॉमिक मेथड ऑफ मेमोराइजिंग। अब यहाँ पे इकोनॉमिक टर्म का मतलब आर्थिक नहीं है, यहाँ पे इकोनॉमिक का मतलब है कि वो कौन सी ऐसी विधि है, सबसे अच्छी विधि है जिससे हम मेमोराइज कर सकते हैं, चीजों को याद रख सकते हैं। आर देयर एनी इकोनॉमिक मेथड ऑफ मेमोराइजिंग, मतलब कोई सबसे बेहतर विधि है याद रखने की, चीजों को याद रखने की, जो कौन सी ऐसी विधि है जो सबसे बेहतर ढंग से काम करती है चीजों को याद रखने में, तथ्यों को याद रखने में, फैक्ट्स को रिमेम्बर करने में। व्हाई डू वी फॉरगेट, हम क्यों भूलते हैं।
आप साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो आप उसमें ये पढ़ते हैं कि क्यों भूलते हैं हम चीजों को। हम सबको भूलने की आदत होती है। हमने देखा है ना वो गजनी, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम। हालांकि वो प्रॉब्लम तो हम सबको नहीं होता, लेकिन हम ह्यूमन बीइंग्स हैं तो हमसे एरर होना और चीजें भूल जाना ये बहुत नॉर्मल फिनोमिना है। तो हम सब चीजें भूल जाते हैं। साइकोलॉजी इस बात पे भी ध्यान केंद्रित करता है कि हम क्यों भूलते हैं, आखिर वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं भूलने के लिए चीजों को। अब जैसे कि आपने सुना होगा कुछ स्टूडेंट्स को कि बहुत बड़े बड़े आंसर्स होते हैं तो वो भूल जाते हैं, और अगर उसी चीज को वो खुद से एक छोटा सा नोट्स लिख लिया उन्होंने, या 2-3 लाइन में लिख लिया, एक पैराग्राफ में लिख लिया, तो वो उस चीज को याद भी रख पाते हैं और वो उसको समझ भी पाते हैं ज्यादा बेहतर ढंग से। तो इसी तरीके से एजुकेशनल साइकोलॉजी इस बात से कंसर्न है कि हम चीजों को भूलते क्यों हैं। Why do we forget? Last, can memory be improved? अब भाई इतनी सारी चीजें हैं कि बच्चे स्किल कैसे सीखते हैं, कब लर्निंग मोर इफेक्टिव होता है, कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो लर्निंग प्रोसेस को हेल्प करते हैं, हम कैसे लर्निंग अमाउंट ऑफ लर्निंग को मेजर करेंगे, कौन से वो इकोनॉमिक मेथड्स है जिनके थ्रू हम मेमोराइज कर सकते हैं, हम क्यों भूलते हैं, और लास्ट में है कि हम अपनी मेमोरी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। अब जब हम ये जानेंगे कि हम क्यों भूलते हैं तो ऑब्वियस है हम उसको ठीक करने की भी कोशिश करेंगे। तो साइकोलॉजी इस बात के साथ भी कंसर्न है कि हम भूलते जो है उसको हम कैसे और अच्छा बना सकते हैं, मतलब भूलने की जो कला है उसको कम कर सकते हैं, जो भूलने की जो आदत है उसको में हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स द टीचर्स टू गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब ये सारे क्वेश्चन जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी के, इससे ही ये मदद करते हैं एक टीचर को आंसर्स ढूंढने में, जानने में। अब ऑब्वियस है एज अ टीचर अगर मुझे पता होगा कि हाउ डू चिल्ड्रन एक्वायर स्किल, व्हेन इज लर्निंग मोर इफेक्टिव, कौन कौन से फैक्टर्स है जो मेरे स्टूडेंट्स के लर्निंग प्रोसेस को हेल्प कर रहे हैं, मैं कैसे उनके अमाउंट ऑफ लर्निंग को मेजर कर सकती हूँ, अगर ये सारी चीजें मुझे पता होंगी तो एज अ टीचर ये मेरे लिए हेल्पफुल होगा ना, कि मैं ना सिर्फ अपने सब्जेक्ट को बेहतर ढंग से जान पाऊंगी बल्कि मैं अपने लर्नर्स को भी कहीं ज्यादा अच्छे ढंग से समझ पाऊंगी। और जब मैं अपने लर्नर्स को और बेहतर समझ पाऊंगी तो मैं उनके लिए जिस तरीके का लर्निंग प्रोसेस होना चाहिए, जिन फैक्टर्स को मैं यूज कर सकती हूँ, ये सारी चीजें मैं अपने टीचिंग में शामिल करने की कोशिश करूंगी, ताकि मेरे लर्नर्स की जो लर्निंग आउटकम है वो और ऑप्टिमाइज हो, वो और अच्छा बने। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। मैंने लास्ट स्लाइड में आपको जो दिखाया वो था कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स है जिन पे एजुकेशनल साइकोलॉजी बात करता है। यहाँ पे है मीनिंग ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, मतलब शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स, साइकोलॉजी एंड एजुकेशन। ये तो मैंने पहले ही आपको ये नाम से ही क्लियर है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी है, मतलब एक वर्ड एजुकेशन है और दूसरा वर्ड साइकोलॉजी है। एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। वाइल जनरल साइकोलॉजी इज अ प्योर साइंस, जहां जो मनोविज्ञान होता है वो अपने आप में एक शुद्ध विज्ञान है, एक प्योर साइंस है, वहीं एजुकेशनल साइकोलॉजी इज इट्स एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन विद द एम ऑफ सोशलाइजिंग मैन एंड मॉडिफाइंग हिज बिहेवियर। अगर आप मनोविज्ञान की बात करते हैं तो मनोविज्ञान जो है वो अपने आप में एक शुद्ध विज्ञान है, लेकिन अगर हम शिक्षा मनोविज्ञान की बात करते हैं तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो मनोविज्ञान का उपयोग है कि आप मनोविज्ञान का कैसे अनुप्रयोग कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, और शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का अनुप्रयोग करने का उद्देश्य क्या होता है कि जो मानव है, जो स्टूडेंट है, जो चाइल्ड है, बेसिकली जो बच्चे हैं, बालक है, उसको आप कितना सामाजिक बना रहे हैं और उनके बिहेवियर को कैसे हम मॉडिफाई कर रहे हैं, कैसे परिमार्जित कर रहे हैं, मतलब मॉडिफाई करना मतलब और अच्छा कर रहे हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी का एम क्या है? साइकोलॉजी में जो थियरी आप पढ़ते हैं, साइकोलॉजी में जितने सिद्धांत आप पढ़ते हैं, उन सब का अनुप्रयोग जब आप शिक्षा के क्षेत्र में करते हैं तो वो शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। अब शिक्षा मनोविज्ञान में मनोविज्ञान के सिद्धांतों का अनुप्रयोग करने का उद्देश्य क्या होता है एक शिक्षक के रूप में हमारा? तो उद्देश्य होता है कि हम कैसे अपने बालकों को, अपने विद्यार्थियों को सोशलाइज करेंगे, मतलब सामाजिक बनाएंगे, और जो उनका वर्तमान व्यवहार है उसको परिमार्जित करेंगे, मॉडिफाई करेंगे उनके प्रेजेंट बिहेवियर को।
Next, educational psychology is one of the branches of applied psychology concerned with the application of the principles. Educational psychology is one of the branches, मैंने पहले ही कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो मनोविज्ञान की ही एक शाखा है ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी। मनोविज्ञान का अनुप्रयोगात्मक क्षेत्र है जो कंसर्न किससे है, एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल, मनोविज्ञान के जो सिद्धांत हैं उनके एप्लीकेशन से, उनके अनुप्रयोग पर केंद्रित है। टेक्निक्स एंड अदर रिसोर्सेज ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी की जो सिद्धांत है, जो तकनीक है और जो अलग अलग तरीके के रिसोर्सेज है, स्रोत हैं, उनका उपयोग आप शिक्षा के क्षेत्र में कैसे करते हैं, इसी पे एजुकेशनल साइकोलॉजी कंसर्न होता है। Psychology to the solution of the problems confronting the teacher attempting to direct the growth of children towards defined objective। अब देखिए मनोविज्ञान के जो सिद्धांत है, मनोविज्ञान की जो तकनीक है और मनोविज्ञान के जो अलग अलग स्रोत हैं उनका अनुप्रयोग एक शिक्षक के रूप में हम कैसे करेंगे। तो हम हमारे बालकों की जो समस्याएं हैं उनके सॉल्यूशन में उनका हल करने के लिए, उनका प्रत्यक्ष रूप से हल करने के लिए, ताकि बालकों का जो वृद्धि है, जो विकास है, वो जो डिफाइंड ऑब्जेक्टिव हमने बनाया है, जो हमने उद्देश्य बनाया है उनके लिए, उसके अनुसार हम उसका हल निकाल सके। ठीक है, अब हमारा मान लीजिए एक ऑब्जेक्टिव मैं मान के चलती हूँ कि हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है एजुकेशन में कि हम बच्चों को सक्षम बनाए कि वो अपने जीवन के जो उद्देश्य हैं, जो लक्ष्य हैं, उसको वो खुद परिभाषित कर पाए, डिफाइन कर पाए। ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव है कि स्टूडेंट कैन डिफाइन देयर ओन ऑब्जेक्टिव टुवर्ड्स देयर लाइफ। तो मान लीजिए मेरा एक ये ऑब्जेक्टिव है। अब इस ऑब्जेक्टिव को मैंने ऑब्जेक्टिव तो बनाया और मुझे प्रॉब्लम्स भी अपने स्टूडेंट्स के पता है, तो ये ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए जो प्रॉब्लम्स है उनका हल होना जरूरी है, जो समस्याएं हैं उनका हल होना जरूरी है। और उन्हीं समस्याओं के हल के लिए मैं मनोविज्ञान के जो सिद्धांत है, मनोविज्ञान की जो तकनीक है और अलग स्रोत जो है उनका उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में करूंगी। क्लियर है? आई होप मैंने यहाँ तक जो आपको समझाया है वो आपको क्लियर होगा। Next, more especially we can say educational psychology is concerned with an understanding of the child। अगर हम बहुत और विशेष रूप से बोले कि मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है और किस बात पर केंद्रित है, तो हम कह सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ चाइल्ड, एक विद्यार्थी को समझने पर केंद्रित है शिक्षा मनोविज्ञान, कि आप बालक को किस तरीके से समझते हैं, कितना समझते हैं। क्लियर है? जैसे अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ चाइल्ड, हिज डेवलपमेंट, नीड एंड पोटेंशियलिटीज। अब आप साइकोलॉजी का यूज अगर एजुकेशन के फील्ड में कर रहे हैं, अपने बालकों को समझने के लिए कर, तो आप बालकों के बारे में क्या समझेंगे? सबसे पहले हम बालकों के बारे में ये समझेंगे कि बालकों का विकास कैसा हो रहा है। दूसरी चीज हम समझेंगे कि बालकों को किन किन चीजों की आवश्यकता है, विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को किन किन चीजों की आवश्यकता है, कौन कौन से उनके नीड्स हैं। फिर हम उन नीड्स को फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। उनके डेवलपमेंट में अगर कुछ कमी आ रही है तो हम उन कमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही हमारे स्टूडेंट्स में जो पोटेंशियलिटीज है, जो क्षमताएं हैं, हम उनको भी और बेहतर करने की कोशिश करेंगे, बाहर लाने की कोशिश करेंगे, मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए एज ए टीचर आपको पता है कि आपका कोई स्टूडेंट जो है वो बहुत अच्छा ड्राइंग करता है, तो और बहुत अच्छा ड्राइंग करता है, लेकिन वो कहने से बहुत डरता है, वो बहुत इंट्रोवर्ट है, वो नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि भाई वो बहुत अच्छा ड्राइंग करता है। तो आपकी कोशिश क्या होगी? आपको पता है कि उसके अंदर पोटेंशियलिटी है कि वो बहुत अच्छा ड्राइंग करता है। अब आपको ये भी पता चल गया कि उसके साथ प्रॉब्लम है कि वो इंट्रोवर्ट है, इसलिए वो खुद आकर के आगे कहेगा नहीं कि मैम मैं बहुत अच्छा ड्राइंग करता हूँ या सर मैं बहुत अच्छा ड्राइंग करता हूँ। तो अब उसको किस चीज की आवश्यकता है? अब उसको आपके उस बिहेवियर की आवश्यकता है, आपके द्वारा उस व्यवहार की आवश्यकता है जो उसको ये महसूस कराए कि उसके अंदर जो क्षमता है वो बहुत विशेष है और उसका लोगों के सामने आना बहुत जरूरी है, ये आवश्यकता है। अब आप क्या करेंगे? आप उनको ये महसूस कराएंगे अपने बिहेवियर के थ्रू कि आप में एक बहुत अच्छी पोटेंशियलिटी, एक बहुत बड़ी पोटेंशियलिटी है ड्राइंग करने की।
आप प्लीज अपने ड्राइंग करने का जो स्किल है उसको छुपा के मत रखिए, बल्कि उसको लोगों के सामने लाइए, टीचर्स के सामने लाइए, इंस्टीट्यूशन के सामने लाइए, बाकी लोगों के सामने लाइए, ताकि बाकी लोगों तक ये बात पहुंच सके कि आप बहुत अच्छा ड्राइंग करते हैं। नेक्स्ट है द लर्निंग सिचुएशन इंक्लूडिंग ग्रुप डायनेमिक्स एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन लर्निंग। दूसरी चीज हम एजुकेशनल साइकोलॉजी में ये भी पढ़ते हैं कि लर्निंग सिचुएशंस क्या क्या है, और उस लर्निंग सिचुएशन मतलब कि शिक्षा के लिए जो परिस्थितियां, अधिगम के लिए जो परिस्थितियां हैं वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं, कौन कौन से सिचुएशंस हैं, और उसमें ग्रुप डायनेमिक कैसा है, और उस ग्रुप डायनेमिक का क्या इफेक्ट पड़ रहा है लर्निंग पर। अब इसके लिए भी एक एग्जाम्पल है मेरे पास। जैसे मैं जनरली मैथ्स में बहुत वीक हूँ, तो मेरी एक फ्रेंड थी, उनका मैथ्स बहुत अच्छा था, और बीएड एमएड में आपको स्टैटिस्टिक्स बहुत पढ़ना पड़ता है, तो मेरा मैथ्स तो बहुत वीक था, ऊपर से स्टैटिस्टिक्स पढ़ना था वो भी बहुत वीक था। लेकिन मेरा ग्रुप जो था वो बेसिकली उसमें ज्यादातर लोग जो थे वो साइंस के थे। अब साइंस का ग्रुप था तो सब लोगों को मैथ्स से कहीं ना कहीं पल्ले पड़ा था, सबको मैथ्स मेरे से बेटर समझ में आता था। तो हमारा ग्रुप डायनेमिक जो था वो ऐसा था कि वो लोग कोशिश करते थे कि मेरे अंदर जो मैथ्स के लिए जो डर है उसको खत्म किया जाए। तो जब भी कोई स्टैटिस्टिक्स क्लास में पढ़ाया जाता तो वो कहते कि कुछ नहीं है, ये तो तुम बेकार ही डर रही हो, कुछ नहीं है, ये बहुत इजी है, बहुत अच्छे से हो जाएगा। और वो मुझे धीरे धीरे बहुत इजी वे में चीजों को समझाने की कोशिश करते। तो सोचिए, एक तो मेरा जो ग्रुप था उसमें ज्यादातर लोग साइंस बैकग्राउंड के थे, सबको मैथ्स मेरे से ज्यादा अच्छे से समझ में आता था, तो वो स्टैटिस्टिक्स जल्दी समझ लेते थे। उनको इस बात की जानकारी थी कि भाई मेरा जो मैथ्स है वो बहुत माशाअल्लाह है, बहुत अच्छा है, तो वो मुझे मैथ्स को टुकड़ों में करके समझाते थे, छोटे छोटे यूनिट्स में करके समझाते थे। आज ये समझाया, कल ये समझाया, फिर जो कल समझाया था उसको आज फिर से रिपीट किया, कल और आज जो समझाया उसको फिर वो कल मुझे समझाएंगे। तो वो छोटे छोटे पार्ट्स में करके मुझे समझाते थे, और पूरा ग्रुप कहता था कि नहीं नहीं कुछ नहीं है, तुम बेकार ही डर रही हो, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बहुत इजीली तुम सीख जाओगी, देखो आज तुमने ये सीखा। और वाकई उस चीज का इफेक्ट ऐसा हुआ मेरे लर्निंग पे कि जिस स्टैटिस्टिक्स से मुझे इतना ज्यादा डर लगता था, वो स्टैटिस्टिक्स आज मुझे समझ में आता है। आज मैं अगर एक दो बार प्रैक्टिस कर लूं तो मैं उसको बना लेती हूँ। तो इसी चीज पे साइकोलॉजी कंसर्न करता है, इसी चीज पे साइकोलॉजी ध्यान केंद्रित करता है कि कौन कौन से लर्निंग सिचुएशन है। अब जो लर्निंग सिचुएशन है उनमें ग्रुप डायनेमिक कैसा है। अगर ग्रुप डायनेमिक पॉजिटिव है, अगर सारे लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे की समस्या का हल निकालने के लिए एक समूह की तरह कार्य करते हैं, तो जो लर्निंग होगी पूरे ग्रुप की, जो एक विद्यार्थी का या पूरे समूह का जो अधिगम होगा, उस पे उसका इफेक्ट कैसा पड़ेगा, उस पे उसका प्रभाव कैसा पड़ेगा। ऑब्वियसली पॉजिटिव पड़ेगा, सकारात्मक पड़ेगा, क्योंकि उस पूरा जो लर्निंग सिचुएशन है वो पॉजिटिव है। जो ग्रुप डायनेमिक है, जो समूह के बीच में जो संबंध है वो पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो अधिगम भी सकारात्मक होगा। अगर ग्रुप डायनेमिक नेगेटिव है, नकारात्मक है, तो लर्निंग पे उसका इफेक्ट कैसा होगा, हाउ इट विल इफेक्ट द लर्निंग, ये शिक्षा को कैसे, ये अधिगम को कैसे प्रभावित करेगा, नकारात्मक होगा। अगर आपको कोई चीज नहीं आ रही है और आपका पूरा ग्रुप कह रहा है कि तुमसे कभी नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे कभी नहीं हो पाएगा, तो कहीं ना कहीं आपके अधिगम को वो प्रभावित करता है। आपको ऐसा लगने लगता है कि हाँ मुझसे ये नहीं होगा। लेकिन कोई मुश्किल से मुश्किल चीज भी, कोई मुश्किल से मुश्किल समस्या भी अगर आपका समूह आपको बार बार कहता है कि नहीं हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा तो हुआ है, मुझे भी पहले नहीं आता था, देखो अभी मुझे आता है, तो आप में एक आत्मविश्वास आता है कि नहीं मुझसे भी हो जाएगा, बाकियों से हुआ है तो मुझसे भी हो जाएगा, तो आप उस चीज को हल कर लेते हैं। तो इसी तरीके से लर्निंग सिचुएशन में ग्रुप डायनेमिक्स कैसा है उसका बहुत इफेक्ट पड़ता है लर्निंग आउटकम्स पे। जैसा ग्रुप डायनेमिक होगा वैसा आपका लर्निंग होगा। थर्ड है द लर्निंग प्रोसेस, इट्स नेचर एंड द वे टू मेक इट इफेक्टिव। अधिगम की प्रक्रिया कैसी है, अधिगम की प्रक्रिया जैसी होगी वो लर्निंग को उतना ही इफेक्टिव बनाएगी। अब सोचिए कि आपने मैथ्स पढ़ने को दे दिया स्टूडेंट को, अब भाई स्टूडेंट्स हैं, मैथ्स से तो प्रॉब्लम होगा ही होगा, और उनका जो लर्निंग प्रोसेस है वो ऐसा है कि सब कुछ उनको खुद से करना है। अगर उनको कोई समस्या है तो कोई बताने वाला भी नहीं है, तो क्योंकि लर्निंग प्रोसेस ही सही नहीं है, उनको कोई बताने वाला नहीं है, उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है, उनको सब कुछ खुद से करना है, तो क्या उनका अधिगम बहुत ज्यादा अच्छा होगा?
उनके अधिगम को वो इफेक्ट करेगा ना। जो तरीका है, जो अधिगम का जो तरीका है, अधिगम की जो प्रक्रिया है, वो ही निर्धारित करेगी कि अधिगम कैसा होगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, सिंपली कैन बी स्टेटेड दैट एजुकेशनल साइकोलॉजी इज साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। सामान्य तौर पर अगर हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो अधिगम का मनोविज्ञान है। अधिगम का मनोविज्ञान है। आप देखिए, अधिगम जो है वो एक बहुत ब्रॉड टर्म है। अधिगम को आप एजुकेशन से रिलेटेड करके देख सकते हैं। अधिगम का मतलब होता है कि आप एज ए टीचर अपने बच्चों को कैसे समझ रहे हैं, वो भी अधिगम है कि आप अपने स्टूडेंट्स को कैसे समझ रहे हैं, कितना समझ रहे हैं। तो ये सारी चीजें भी अधिगम का ही पार्ट होती है। अब अधिगम के मनोविज्ञान को हम कह सकते हैं कि वो शिक्षा का मनोविज्ञान है, वो शिक्षा मनोविज्ञान है। अधिगम के विज्ञान को हम क्या कह सकते हैं कि वो शिक्षा मनोविज्ञान है। मतलब अधिगम कैसे हो रहा है, अधिगम को क्या क्या प्रभावित कर रहे हैं, अधिगम के लिए क्या क्या चीजें हैं जो आवश्यक है, ये सारी चीजें एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है, अब सारी चीजें हमने देख ली कि भाई क्या क्या मेन फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी किन किन चीजों पे केंद्रित होता है, अलग अलग लोगों के अकॉर्डिंग इसका मीनिंग क्या है, साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी का अर्थ क्या है, ये सारी चीजें हमने देख ली। अब हम देखते हैं कि कुछ डेफिनेशंस इसके लिए क्या दिए गए हैं। कुछ डेफिनेशन भी पढ़ना हमारे लिए जरूरी है कि अलग अलग लोगों ने किस तरीके से शिक्षा मनोविज्ञान को प्रभावित किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रो एंड क्रो, आप जब साइकोलॉजी पढ़ते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी में क्रो एंड क्रो बहुत फेमस है, इनका डेफिनेशन भी बहुत फेमस है। इन्होंने कैसे शिक्षा मनोविज्ञान को परिभाषित किया है। तो क्रो एंड क्रो, अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ थ्रू ओल्ड एज। क्रो एंड क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो व्याख्या करता है। अब किस बात की व्याख्या करता है? तो एक व्यक्ति के जन्म से लेकर के मृत्यु तक या बुढ़ापे तक या मृत्यु तक आप कह सकते हैं कि उनका अधिगम अनुभव कैसा है, अधिगम अनुभव कैसा है, इसकी व्याख्या करता है शिक्षा मनोविज्ञान। एक व्यक्ति के जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो उसके अनुभव रहे हैं, जो अधिगम अनुभव रहे हैं, अधिगम अनुभव मतलब सिर्फ शिक्षा से संबंधित नहीं, बाकी सारी चीजें जो जिंदगी जीवन से संबंधित जितने भी उसके अनुभव रहे हैं, उसकी व्याख्या करने को ही हम शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। सेकंड है स्किनर के अकॉर्डिंग। स्किनर की थियरी भी हम सब आगे पढ़ेंगे। स्किनर बहुत फेमस है साइकोलॉजी में, एजुकेशनल साइकोलॉजी में, साइकोलॉजी में भी बहुत फेमस है। इनकी थियरी भी हम आगे पढ़ेंगे, स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी। इनके अकॉर्डिंग ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विथ टीचिंग एंड लर्निंग। इन्होंने एजुकेशनल साइकोलॉजी को साइकोलॉजी का ही एक ब्रांच माना है, शिक्षा मनोविज्ञान को मनोविज्ञान की ही एक शाखा माना है, जो किसके साथ डील करता है, ये किस पे केंद्रित होता है और किन चीजों से बेसिकली किन चीजों पे कार्य करता है। तो वो है टीचिंग एंड लर्निंग। अधिगम कैसा है और शिक्षण कैसा है। शिक्षण और शिक्षण से संबंधित सारे फैक्टर्स, शिक्षण से संबंधित सभी कारक, अधिगम और अधिगम से संबंधित सारे कारकों के साथ डील करता है ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है अकॉर्डिंग टू स्किनर शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की वो शाखा है जो शिक्षण और अधिगम से संबंधित है। थर्ड है अकॉर्डिंग टू स्टीफन के अकॉर्डिंग एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है? एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द एजुकेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। एक बालक के विकास की व्यवस्थित अध्ययन, एक बालक के विकास का व्यवस्थित अध्ययन को हम शिक्षा मनोविज्ञान कह सकते हैं। अगर हम स्टीफन की भाषा में कहें तो स्टीफन का मानना है कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? तो शिक्षा मनोविज्ञान बालक के वृद्धि और विकास का व्यवस्थित अध्ययन है, कुछ नहीं है, बालक के वृद्धि और विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन है जो शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। फोर्थ किसके अनुसार है? पील के अकॉर्डिंग। पील के अकॉर्डिंग एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है? एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का विज्ञान है मनोविज्ञान। अगर हम बात करें कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, तो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। अब शिक्षा अपने आप में एक साइंस है, तो शिक्षा के विज्ञान को हम शिक्षा
मनोविज्ञान कहते हैं। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा जो कुछ भी मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है। उसके बाद है नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है? कहते हैं ना कि हम जब ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं ना कि वो बड़ा गुस्सैल है, वो बहुत नखरीली है, हम कहते हैं ना, तो हम उसके नेचर के बारे में बात करें कि उसका नेचर कैसा है, वो बहुत गुस्सैल है या वो बहुत नखरीली है, या मत बोलो, बहुत छोटी छोटी बात पे रोने लगती है, ये उसका नेचर है कि वो हर छोटी छोटी बात पे रोने लगते हैं। तो जैसे हम लोगों के नेचर के बारे में बात करते हैं, वैसे ही शिक्षा मनोविज्ञान की भी प्रकृति है कि शिक्षा मनोविज्ञान कैसा है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी इज नेचुरल साइंस। सबसे फर्स्ट क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो एक प्राकृतिक विज्ञान है, बिल्कुल प्राकृतिक विज्ञान है, क्योंकि आप इसमें इन्वायरमेंट के बारे में भी पढ़ते हैं कि किस तरीके से इन्वायरमेंट लर्निंग को इफेक्ट करता है, किस तरीके से हेरिडिटी लर्निंग को इफेक्ट करता है। सेकेंड है एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ सोशल साइंस। बिल्कुल, हम ये भी पढ़ते हैं, इतने सारे अलग अलग सोशल थियरीज पढ़ते हैं हम साइकोलॉजी में, एजुकेशनल साइकोलॉजी में, जैसे बंडूरा की थियरी पढ़ते हैं, वाइगोत्स्की की थियरी पढ़ते हैं। तो ये सारी थियरीज हमें बताती है कि एक लर्नर की समाज में क्या भूमिका है, एक अधिगमकर्ता की समाज में क्या भूमिका है, और समाज में उसकी इस भूमिका को बनाए रखने के लिए या बनाने के लिए एक शिक्षक की क्या भूमिका है, एक समाज की क्या भूमिका है, एक परिवार की क्या भूमिका होती है। ये सब हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। मैं आगे आपको लर्नर के बारे में पढ़ाऊंगी, जिसमें आपको मैं लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाऊंगी, और मैं साथ में आपको ये पढ़ाऊंगी कि एक लर्नर को कौन कौन सी चीजें इफेक्ट करती हैं। अब आप एक अधिगमकर्ता की बात करें, एक बालक की बात करें, चलिए एक बालक की बात करते हैं। तो जब आप एक बालक की बात करते हैं तो बालक से बहुत सारे लोग रिलेटेड होते हैं, उनके पेरेंट्स, उनके माता पिता, समाज, सोसाइटी, वो जिस इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे, चाहे वो स्कूल में हो, कॉलेज में हो, या किसी भी तरह की पढ़ाई कर रहे हो, तो वो जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे वो इंस्टीट्यूट, ये सभी डिफरेंट फैक्टर्स है जो उनके लर्निंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। यही सारी चीजें हम एजुकेशनल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है? एक सामाजिक विज्ञान भी, एक सोशल साइंस भी है, क्योंकि हम इसमें समाज की भूमिका को भी पढ़ते हैं कि मनोविज्ञान में समाज की क्या भूमिका, किस तरीके से समाज की भूमिका है शिक्षा के क्षेत्र में, और उसको हम मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से देखते हैं। थर्ड है एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ पॉजिटिव साइंस। सकारात्मक विज्ञान है। मैं आपको वो ब्रांच में भी पढ़ाया था ना कि एक पॉजिटिव ब्रांच है, उस तरीके से यहाँ पे एक ये सकारात्मक विज्ञान है। मतलब ये आपके सकारात्मक पहलुओं को, हर चीज जो मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में चल रही है उसको किस तरीके से देखना है, इस दृष्टिकोण पर भी आधारित होता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अप्लाइड साइंस। डेफिनेटली अभी मैंने आपको बताया कि ये पार्शियली अप्लाइड ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी है कि मनोविज्ञान का किस तरीके से आप उपयोग अनुप्रयोग कर पाते हैं। मनोविज्ञान के जो सिद्धांत आप पढ़ते हैं, जो रणनीतियां आप पढ़ते हैं, जो स्रोत आप पढ़ते हैं, उन सबका उपयोग किस तरीके से आप एजुकेशनल साइकोलॉजी में करते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में करते हैं। इसीलिए शिक्षा मनोविज्ञान को हम अप्लाइड साइंस भी कहते हैं। नेक्स्ट है एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ डेवलपिंग और ग्रोइंग साइंस। बिल्कुल, शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो एक डेवलपिंग और ग्रोइंग साइंस है। डेवलपिंग मतलब विकसित विज्ञान है। अब विकसित विज्ञान हम क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए शिक्षा का जो क्षेत्र है वो बहुत ब्रॉडर एरिया है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। अब इस क्षेत्र में आज जो सिद्धांत काम कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आज से 20 साल या 25 साल बाद भी वही सिद्धांत काम करेंगे। क्या करेंगे? क्या हम ये कह सकते हैं कि आज जैसे अधिगम करता है, आज जैसे लर्नर्स हैं, आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले भी वैसे ही लर्नर्स थे? नहीं। आज के लर्नर्स और 25 साल 30 साल पहले के लर्नर्स में अंतर है। आज के लर्नर्स को आईसीटी बहुत इफेक्ट कर रहा है, बहुत इंपैक्ट है आईसीटी का उन पे, तो उनका जो नीड है वो भी आईसीटी को ध्यान में रख के होगा। उनको जो भी हम प्रोवाइड कराएंगे फैसिलिटीज, जो भी एजुकेशनल रिसोर्सेज हम उनको प्रोवाइड करवाएंगे, जो भी हमारा बिहेवियर उनके लिए होगा, वो सब आज के सिनारियो के अकॉर्डिंग होगा। प्रेजेंट सिनारियो हमारा जैसा है उसको ध्यान में रखते ही हम सब कुछ करेंगे। तो हमारे प्रिंसिपल भी उनको ध्यान में रख करके बनेंगे। जैसे आज से 20 साल 30 साल पहले एक कॉन्सेप्ट था कि टीचर सेंटर्ड कॉन्सेप्ट था, कि हर चीज शिक्षक के अनुसार होती थी। कक्षा में अगर कोई है तो सिर्फ शिक्षक है, शिक्षक ने जो कह दिया वही शुरुआत है और वही अंत है। शिक्षक पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। जबकि अगर हम आज के एजुकेशनल सिनेरियो की बात करें तो आज का जो एजुकेशनल सिनेरियो है वो कैसा है? वो चाइल्ड सेंटर्ड है। मतलब केंद्र में कौन है? विद्यार्थी है।
बालक हैं। आज हम इस बात को बहुत ध्यान देते हैं कि क्या हम जो कर रहे हैं, क्या हम जो पढ़ा रहे हैं उसमें विद्यार्थियों की रुचि है। अगर विद्यार्थियों की रुचि है तब तो ठीक है, अगर विद्यार्थियों की रुचि नहीं है तो हम किस तरीके से उनकी रुचि को विकसित कर सकते हैं, कैसे हम उनको क्या हम करें कि उनकी रुचि हमारे विषय में बढ़े या अधिगम में बढ़े। तो हम ये सारी चीजें कर रहे हैं ना, क्यों? क्योंकि आज हमें बालकों, आज की जो शिक्षण पद्धति, आज का जो एजुकेशन सिस्टम है वो चाइल्ड सेंटर्ड है। तो इसी तरीके से एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो एक डेवलपिंग और ग्रोइंग साइंस है, एक ऐसा विज्ञान है जो नित्य दिन जिसमें बदलाव हो रहे हैं, और क्योंकि बदलाव की आवश्यकता है हमें, तो इसलिए नित्य दिन उसमें बदलाव हो रहे हैं। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है? तो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र को समझने से पहले आपको वो 5 मेजर एरियाज समझने होंगे जिनको ये कवर करता है, मतलब जिनमें ये काम करता है। वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनमें ये काम करता है? तो सबसे पहला है लर्नर्स। डेफिनेटली एजुकेशनल साइकोलॉजी की अगर हम बात करेंगे तो आपको घूम फिर के हर जगह सेंटर में कौन दिखाई देंगे? लर्नर्स दिखाई देंगे, क्योंकि हम हर चीज जो एजुकेशनल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, करते हैं, वो सब बालकों को केंद्र में रख करके ही करते हैं। जो अधिगम करता है उसको केंद्र में रख करके ही करते हैं। सेकेंड है द लर्निंग प्रोसेस। अधिगम की प्रक्रिया कैसी है? अधिगम की प्रक्रिया कैसी है? आज अधिगम की प्रक्रिया जैसी है वो बहुत एक मेजर एरिया हो जाता है एजुकेशनल साइकोलॉजी के लिए कि अधिगम की प्रक्रिया कैसी है। तीसरा है द लर्निंग सिचुएशन। परिस्थितियां कैसी है, माहौल कैसा है आसपास का, जो अधिगम माहौल बनाया गया है, जो अधिगम के लिए जो परिस्थितियां बनाई गई हैं वो कैसी हैं। फोर्थ है द टीचिंग सिचुएशन, इवैल्यूएशन ऑफ लर्निंग परफॉर्मेंसेस। पहली चीज टीचिंग सिचुएशन, शिक्षण के लिए जो परिस्थितियां हैं वो कैसी हैं। इवैल्यूएशन कैसा है, इवैल्यूएशन ऑफ लर्निंग परफॉर्मेंसेस, मतलब कि जो अधिगम जो परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस को क्या कहेंगे कि कैसा वो व्यवहार कर रहे हैं, कैसा उनका प्रदर्शन है, उस प्रदर्शन का मूल्यांकन करते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी में एक एरिया जो है वो किससे रिलेटेड है? एक मेजर एरिया क्या है? टीचिंग सिचुएशन है, और इवैल्यूएशन ऑफ लर्निंग परफॉर्मेंस है, जो अधिगम प्रदर्शन है उसका मूल्यांकन किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से किया जाए। और लास्ट है द टीचर। डेफिनेटली अगर लर्नर है तो टीचर्स भी होंगे। बिना लर्नर के एजुकेशनल साइकोलॉजी नहीं है, तो बिना टीचर्स के भी एजुकेशनल साइकोलॉजी नहीं है। एजुकेशनल साइकोलॉजी में दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्नर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है और टीचर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी अहम भूमिका लर्नर्स की होती है, अधिगमकर्ता की होती है, उतनी ही अहम भूमिका एक शिक्षक की भी है। नेक्स्ट, ये मैंने 5 मेजर एरियाज आपको बताए। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से वो क्षेत्र हैं जहां शिक्षा मनोविज्ञान कार्य करता है। तो सबसे पहला ह्यूमन बिहेवियर, बिल्कुल हम मानव व्यवहार को समझने की कोशिश करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में इतने सारे थियरीज आपको पढ़ाई जाती है। पर्सनालिटी की थियरी आप पढ़ते हैं, बिहेवियर की थियरी आप पढ़ते हैं, इंटरेस्ट की थियरी आप पढ़ते हैं, एप्टीट्यूड की थियरी आप पढ़ते हैं। इन सब में आपको बताया जाता है कि ये सारी चीजें एक ह्यूमन बिहेवियर को इम्पैक्ट डालती हैं, एक ह्यूमन बिहेवियर पर इम्पैक्ट डालती हैं, इफेक्ट करती हैं एक ह्यूमन बिहेवियर को। तो ह्यूमन बिहेवियर फर्स्ट मेजर एरिया है जो हम पढ़ते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास हम पढ़ते हैं। वृद्धि और विकास कैसे होता है बालकों का, कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं, किस तरीके से शिक्षण पद्धति अपनाया जाना चाहिए, क्या क्या चीजें एक शिक्षक के रूप में हमें करनी चाहिए, ये सारी चीजें हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर पढ़ते हैं। और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इसका एक क्षेत्र है। लर्नर, अधिगमकर्ता इसका एक क्षेत्र है। लर्निंग एक्सपीरियंसेस, अधिगम अनुभव भी शिक्षण मनोविज्ञान का एक क्षेत्र है। कौन कौन से अधिगम अनुभव हम बालकों को दे रहे हैं, जैसा अधिगम अनुभव होगा अधिगम उतना अच्छा होगा, तो अधिगम अनुभव भी इसका एक क्षेत्र है। लर्निंग प्रोसेस, अधिगम प्रक्रिया कैसी है, अधिगम की प्रक्रिया कैसी है। 6th है लर्निंग सिचुएशन और इन्वायरमेंट। अब अधिगम स्थिति कैसी है, वातावरण कैसा है, कैसा माहौल है। अगर माहौल पॉजिटिव है तो अधिगम पॉजिटिव होगा, और अगर वातावरण जो है वो नकारात्मक है तो अधिगम कैसा होगा, नकारात्मक होगा। जैसे आप देखेंगे कि बहुत सारे बालकों को, बच्चों को आप देखते होंगे, स्टूडेंट्स को आप देखते होंगे कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वो बहुत अच्छे हैं,
आपने एज अ टीचर उनसे पूछा कि भाई आप इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छे, या मान लीजिए आपने उनसे नहीं पूछा, पेरेंट्स टीचर मीटिंग हुआ और उनके पेरेंट्स आए और आपने उनसे बात बात में जाना कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उनके पेरेंट्स का भी बहुत इंटरेस्ट है, या उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को उनके पेरेंट्स बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए वो अपने बच्चों को उसमें ज्यादा पढ़ाते हैं, तो इसीलिए उनका जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो उसमें ज्यादा बेटर है कंपेरेटिवली अदर स्टूडेंट। तो आपको पता चला ना कि एक एनवायरनमेंट कैसा है, लर्निंग एनवायरनमेंट कैसा है। भाई घर का वातावरण ऐसा है कि सारे लोगों को इस सब्जेक्ट की समझ ज्यादा है, तो इसीलिए इस घर का जो स्टूडेंट है, इस घर से जो बालक आता है, उसका भी अधिगम अनुभव वैसा ही है। नेक्स्ट है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हम आगे पढ़ेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में। व्यक्तिगत इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में हम पढ़ते हैं कि हर कोई अलग है, हम सब अलग है, हम सब अलग है ना, मैं अलग हूँ, आप अलग हैं, हम सब अलग हैं, इवन तो हम भाई बहन होकर के भी अलग होते हैं। तो एक कक्षा में भी जब विद्यार्थी आते हैं, जब स्टूडेंट्स आते हैं, तो दे आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट फैमिलीज, डिफरेंट सोसाइटी, डिफरेंट लिंगुअल सोसाइटी, अलग अलग भाषाई क्षेत्र से आ रहे हैं, अलग अलग वातावरण घर का है, बहुत हर चीज में वो एक दूसरे से, अपनी पर्सनालिटी भी सबकी अलग अलग है। तो इन सब को हम पढ़ते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है लोगों में, व्यक्तिगत विभिन्नता हम पढ़ते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है लोगों में। 9th है द टीचर। टीचर के बारे में तो हम पढ़ते ही हैं कि किस तरीके से टीचर का योगदान होता है एजुकेशनल साइकोलॉजी में, लर्नर्स की जो लर्निंग है उसमें उनका क्या रोल है, एजुकेशनल एनवायरनमेंट में उनका क्या रोल है, लर्निंग एक्सपीरियंसेस में उनका क्या रोल है, लर्निंग प्रोसेस जो है, अध्ययन की जो प्रक्रिया है उसमें शिक्षक की क्या भूमिका, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। 10th है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। साथ ही एजुकेशनल साइकोलॉजी का एक मेजर एरिया है, एक मेजर स्कोप है गाइडेंस एंड काउंसलिंग, निर्देशन और परामर्श, कि किस तरीके से आप बालकों को, जब आपको ये सारी चीजें पता होंगी, बालकों के ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पता है, लर्निंग के बारे में, लर्निंग एक्सपीरियंस के बारे में, लर्निंग प्रोसेसेस के बारे में, आपको हर चीज अगर पता है तो आपको गाइडेंस एंड काउंसलिंग में भी आपको मदद मिलती है। दूसरी चीज, एक टीचर होने के नाते आपको गाइडेंस एंड काउंसलिंग की समझ होनी चाहिए, क्योंकि आप जब टीचर बनेंगे तो आपको अलग अलग पर्सपेक्टिव से स्टूडेंट्स आएंगे, उनकी अलग अलग समस्याएं होंगी, अलग अलग प्रॉब्लम्स होंगे, आपको एज ए टीचर उनके प्रॉब्लम्स को हल करने में उनकी मदद भी करना है। एक तो कभी कभी उनकी प्रॉब्लम्स को हल कर देना है, दैट इज कॉल्ड गाइडेंस, और कभी कभी उनको एबल बनाना है, उनको मदद करना है सक्षम बनने में, ताकि वो अपनी समस्याओं का हल खुद कर सके। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी का एक मेजर एरिया है गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जिसमें हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से एक शिक्षक के रूप में या ऐसे भी हमारी गाइडेंस एंड काउंसलिंग में हमारी क्या भूमिका है। तो ये कुछ मेजर एरियाज हैं, आप इसको कह सकते हैं कि क्षेत्र हैं जो हम एजुकेशनल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं और जिसमें हम एजुकेशनल साइकोलॉजी को पढ़ते हैं। क्लियर है? आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। फंक्शंस क्या है एजुकेशनल साइकोलॉजी का? तो फर्स्ट कार्य क्या है शिक्षा मनोविज्ञान का? टू प्रोवाइड अ थॉरो नॉलेज ऑफ द नेचर ऑफ द चाइल्ड, टू प्रोवाइड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर, एम्स एंड पर्पसेस ऑफ एजुकेशन। आपको अपने विद्यार्थियों का थॉरो नॉलेज होना चाहिए, मतलब आपको उनके बारे में हर चीज पता होनी चाहिए, उनका नेचर क्या है, वो किस तरीके से काम करते हैं, उनकी नीड क्या है, ये सारी चीजें अगर आपको अपने विद्यार्थियों के बारे में पता है तो आप किस चीज में उनकी मदद कर सकते हैं। शिक्षा की जो प्रकृति है, शिक्षा का जो उद्देश्य है, शिक्षा का जो लक्ष्य है, उसको समझने में आप विद्यार्थियों की मदद कर सकते हैं, आप बालकों की मदद कर सकते हैं। सेकंड है टू प्रोवाइड अ सिग्निफिकेंट नॉलेज ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेस विथ particular emphasis upon the promotion, guidance and control of mental and moral aspects। आप एक significant अगर आपको इसका पता है, एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में पता है, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी का एक मेजर काम क्या होता है कि ये जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है, जो विकासात्मक प्रक्रिया है, उसका आपको एक सिग्निफिकेंट नॉलेज देती है। जितना ज्ञान आपको होना चाहिए उतना ज्ञान आपको ये प्रदान करता है। अब प्रदान करने का मकसद क्या होता है? तो ये पर्टिकुलरली किस चीज पर फोकस करेगा, पर्टिकुलरली किस चीज पर एम्फेसिस करेगा कि उनको किस तरीके का गाइडेंस देना चाहिए, किन चीजों को प्रमोट करना चाहिए और किस तरीके से उनका जो मानसिक प्रक्रिया है, जो नैतिक पहलू है, मानसिक और नैतिक पहलू जो है उनके व्यक्तित्व का, उसको कंट्रोल किया जा सके।
थर्ड है टू प्रोवाइड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रिंसिपल्स गवर्निंग लर्निंग together with knowledge of the techniques for guiding improvement in learning and their application to the practical problems in the classroom. साथ में ये किस चीज में मदद करता है हमारी? ये मदद करता है कि कौन कौन से वो अधिगम सिद्धांत हैं जो अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, उनको समझने में भी ये हमारी मदद करता है। अगर हमको उसके बारे में पता होगा तो हमको ये भी पता होगा कि हमें कौन से टेक्निक्स यूज करने हैं, कौन सा टेक्निक हम यूज करेंगे कि जो लर्निंग है उसको हम इम्प्रूव कर पाएंगे। जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं उनका किस जो एप्लीकेशन है उसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से क्या रिलेशन है। अब क्लासरूम को बहुत अलग अलग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होता है, आप उन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को कैसे यूज कर पाते हैं, आप कैसे उनको हल कर पाते हैं। तो जब आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी का पता होता है तो आप एजुकेशनल साइकोलॉजी के यूज से आप उन प्रॉब्लम्स को हल करने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? Next है to present the theories underlying the measurement and evaluation of mental abilities, aptitude, achievements, interest and personality organization. अब देखिए जब आप एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो एजुकेशनल साइकोलॉजी में हम बहुत अलग अलग थियरीज पढ़ते हैं। जैसे हम मेंटल एबिलिटीज की इंटेलिजेंस की थियरी पढ़ते हैं, एप्टीट्यूड की थियरी पढ़ते हैं, अचीवमेंट्स की थियरी पढ़ते हैं, इंटरेस्ट पढ़ते हैं, पर्सनालिटी की ट्रेट्स पढ़ते हैं, अलग अलग तरीके। तो ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं तो ये हमें क्या में मदद करती है? ये हम मेजरमेंट में हमारी मदद करती है। अब किस तरीके का मेजरमेंट हम कर पाते हैं? तो अगर आपको आपने पर्सनालिटी पढ़ा है, आपको पता है कि अलग अलग पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं, आपने स्टूडेंट्स को देखा, आप ने स्टूडेंट्स को देखा और स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को देखा और आपको पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में पता है, तो ऑब्वियस आप इवैल्यूएट कर पाएंगे कि भाई इस तरीके का पर्सनालिटी ट्रेट्स है तो इस तरीके की प्रॉब्लम है, और अगर ये प्रॉब्लम है तो इसका सॉल्यूशन इस तरीके का होना चाहिए। इसी तरीके से अगर आपने इंटरेस्ट पढ़ा है और आपको लगता है कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मेरे स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट नहीं है, तो क्योंकि आपने एजुकेशनल साइकोलॉजी में इंटरेस्ट बहुत अच्छे से पढ़ा है इसलिए आप उस इंटरेस्ट की थियरी को यूज कर पाएंगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के लिए कर पाएंगे। साथ ही में आप इंटेलिजेंस, हम सब इंटेलिजेंस पढ़ते हैं, हमने बहुत अलग अलग तरह के इंटेलिजेंस थियरी पढ़े हैं, आपने मल्टीपल इंटेलिजेंस भी पढ़ा होगा। तो जब आप अपने क्लासरूम में देखते हैं कि अलग अलग पर्सपेक्टिव के स्टूडेंट्स हैं, सबकी अलग अलग मेंटल एबिलिटी है, सबका इंटेलिजेंस लेवल भी अलग अलग, सबका आईक्यू लेवल अलग अलग है, सबका इंटेलिजेंस लेवल अलग अलग है। आपको लग रहा है कि कोई स्टूडेंट जो है वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, कोई ड्राइंग में बहुत अच्छा है, कोई पेंटिंग में बहुत अच्छा है, कोई डेकोरेशन में बहुत अच्छा है, कोई डांसिंग में बहुत अच्छा है, किसी को सिंगिंग में महारत हासिल है, तो आप उनके उन स्किल्स को अलग अलग समय पर यूज कर पाते हैं ना। जैसे मैं पर्टिकुलरली अगर अपनी बात करूं तो मैं पढ़ने में तो ठीक ठाक थी, लेकिन बाकी चीजों में मैं उतनी अच्छी नहीं थी। मतलब मुझे ड्राइंग नहीं आता, मुझे पेंटिंग नहीं आती, मैं बहुत अच्छी किसी भी चीज में नहीं थी। तो अब मेरे टीचर्स को ये पता है कि भाई ये ड्राइंग में बहुत अच्छी नहीं है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो मुझे बहुत अच्छा ड्राइंग बनाने के लिए कह देंगे। वो मुझे ड्राइंग बनाने के लिए मोटिवेट जरूर करेंगे कि हाँ आपको ड्राइंग सीखनी चाहिए, आपको ड्राइंग बनाना चाहिए। लेकिन जब उनको पता है कि भाई ये ड्राइंग में बहुत अच्छी नहीं है तो वो ऑब्वियस है मुझे कोई वैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देंगे। उनको पता है कि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत अच्छी है तो वो मुझे उस सब्जेक्ट में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप कब करते हैं? जब आपको इन सब के बारे में पता होता है। Next है to present the principle and conclusion regarding the prevention of all type of maladjustment together with the approved practices for achieving satisfactory adjustment. अब maladjustment ये एक ऐसा सीवियर प्रॉब्लम है जो हम आज के डेट में झेल रहे हैं। आप हर फील्ड में झेल रहे हैं, ना सिर्फ एजुकेशन में बल्कि आप किसी भी प्रोफेशन में जाए हमारे साथ maladjustment का प्रॉब्लम हो रहा है। अगर आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी की समझ है, आपको साइकोलॉजी की समझ है, तो आप क्या करेंगे? आप जो प्रिंसिपल्स आपने पढ़े हैं आप उनका यूज करेंगे। आप उनका यूज किस चीज में करेंगे? एडजस्टमेंट में करेंगे, ताकि आप एक सेटिस्फैक्टरी एडजस्टमेंट ला पाए, अचीव कर पाए। तो इसीलिए आपको इन चीजों की भी समझ होनी चाहिए। उसके बाद culminating functions to inculcate in the prospective teachers the realization that the most essential purpose of teaching is that the student learn. इसका सबसे मेजर काम है
एजुकेशनल साइकोलॉजी का सबसे मेजर फंक्शन है कि ये आपको जो प्रोस्पेक्टिव टीचर्स हैं, प्रोस्पेक्टिव टीचर्स कौन हैं? जो ट्रेनीज हैं, जो फ्यूचर के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, उनको इस चीज को रियलाइज करने में हेल्प करता है, ये समझने में मदद करता है कि वो कौन से एसेंशियल पर्पस हैं शिक्षण के, टीचिंग के, वो कौन से एसेंशियल पर्पस हैं जो आपको समझने चाहिए, जिसके थ्रू आप अपने स्टूडेंट्स को लर्न करने में, समझाने में, उनके अधिगम में उनकी मदद कर सकते हैं। जैसे आप सब प्रैक्टिस टीचिंग में जाते हैं, आपने बहुत सारी थियरीज पढ़ी, अब उन थियरीज को अप्लाई करने का जो टाइम आता है वो होता है प्रैक्टिस टीचिंग। जब आप प्रैक्टिस टीचिंग में जाएंगे, आप अलग अलग स्टूडेंट्स को देखेंगे, उनकी नीड को देखेंगे, तो जो आप आज सोच रहे कि अच्छा बस ऐसे ही हो जाएगा सब कुछ, जब आप वहां पे देखेंगे तो आप अपने बिहेवियर में एक चेंज लाने की कोशिश करेंगे। आप खुद को मोटिवेट करेंगे कि नहीं, मुझे अपने स्टूडेंट्स के लिए ये करना है, मुझे उनको ये सिखाना है, मुझे उनको ये बताना है। उनकी अगर ये प्रॉब्लम है तो ये मेरी खुद की भी प्रॉब्लम है, मुझे उस प्रॉब्लम को तो प्रिवेंट करना ही है, साथ में उनको ऐसा बनाना है, इतना कैपेबल बनाना है कि वो अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर सके। तो ये सब काम जो है वो एजुकेशनल साइकोलॉजी का है। एजुकेशनल साइकोलॉजी का सबसे मेजर काम है कि जो प्रोस्पेक्टिव टीचर्स हैं उनको ये रियलाइज करवाना कि टीचिंग के लिए सबसे एसेंशियल पर्पस क्या है, सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है कि विद्यार्थी कैसे सीखते हैं, विद्यार्थी कैसे सीखना चाहते हैं और क्या सीखते हैं, इन सब में आपकी क्या भूमिका है। यही सबसे मेजर वर्क है एजुकेशनल साइकोलॉजी का। तो ये मैंने आपको कुछ एजुकेशनल साइकोलॉजी के कुछ फंक्शंस बताए। चलिए, इसके साथ एजुकेशनल साइकोलॉजी जो चैप्टर है वो भी खत्म हो गया। मैंने आपको साइकोलॉजी और एजुकेशनल साइकोलॉजी से रिलेटेड सारी बातें बता दी। एक बार हम एक नजर डाल लेते हैं कि आखिर हमने पिछली 2 क्लासेस में क्या पढ़ा है, क्योंकि दोनों क्लासेस एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो हम देख लेते हैं कि लास्ट क्लासेस में हमने क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा व्हाट इज साइकोलॉजी, मनोविज्ञान क्या है। सेकंड, एटिमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, आखिर मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है। थर्ड, व्हाट इज साइकोलॉजी अकॉर्डिंग टू डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट एंड फिलोसफर्स, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों और दर्शन शास्त्रियों के अनुसार मनोविज्ञान क्या है। फोर्थ, हमने पढ़ा सम कॉमन मीनिंग एसोसिएटेड विद साइकोलॉजी, साइकोलॉजी के साथ कुछ अलग अलग जो अर्थ जोड़े जाते हैं वो क्या हैं। उसके बाद हमने पढ़ा ब्रांचेस, नेचर एंड फंक्शन ऑफ साइकोलॉजी, ये मैंने आपको एक साथ पढ़ाया था क्योंकि ये तीनों का एक साथ पढ़ना जरूरी था। अलग अलग ब्रांचेस होंगे तो उनके नेचर्स भी उन जैसे ब्रांचेस होंगे वैसे नेचर्स होंगे और उनके वैसे फंक्शंस होंगे, जिसमें हमने बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट साइकोलॉजिकल ब्रांचेस देखे। उसके बाद हमने देखा मीनिंग ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। आज की क्लास में हमने क्या देखा कि शिक्षा मनोविज्ञान का क्या अर्थ है, सम डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान के लिए जो अलग अलग क्रो एंड क्रो, स्किनर, पील, इन सब ने क्या डेफिनेशंस दी, किस तरीके से शिक्षा मनोविज्ञान को परिभाषित किया है। उसके बाद हमने देखा नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है। उसके बाद हमने देखा कि एजुकेशनल साइकोलॉजी का स्कोप क्या क्या है, स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र कौन कौन सा क्षेत्र है, किन किन क्षेत्रों में एजुकेशनल साइकोलॉजी कार्य करता है। और एट लास्ट हमने देखा कि शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्या है, फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, क्या क्या कार्य है शिक्षा मनोविज्ञान का, किस तरीके से शिक्षा मनोविज्ञान हमारी मदद करता है। ये सब हमने आज की क्लास में देखा। इसी के साथ थैंक यू सो मच। हाँ, जाते जाते मैं एक बार फिर से सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहूंगी, जो मैंने शुरुआत में ही आपको कहा कि फर्स्ट जो वीडियो मैंने डाला उस पे आप लोगों का जो रिस्पांस मुझे मिला वो वाकई मतलब मुझे तो यकीन नहीं था कि इतना अच्छा रिस्पांस मुझे मिलेगा फर्स्ट वीडियो पे, लेकिन मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबके कि आप सबका इतना प्यार और सपोर्ट मुझे मिला। और उसके साथ ही मैं आप इसको रिक्वेस्ट मान लीजिए, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपको मेरा ये वीडियो जो मैं पढ़ा रही हूँ, जो मैं क्लासेस ले रही हूँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे परिवार को और बढ़ाइए। और आप कैसे बढ़ा सकते हैं हमारे परिवार को, तो आप मेरे वीडियोस को देख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आगे आने वाले जितने भी क्लासेस अपलोड करूं उन सब
सबकी जानकारी आपको समय पर मिल पाए। और समय पर कैसे मिल पाएगी? जब बेल आइकन को आप क्लिक कर देंगे और वहां पे ऑल का जो बटन है आप उसको क्लिक कर देंगे, जिससे कि जितने भी क्लासेस मैं लूंगी इन फ्यूचर में वो उन सब का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को देखिए, अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, आप मुझे सजेशन दे सकते हैं कि आप और कौन कौन से कंटेंट पे रिसेंटली वीडियोस देखना चाहेंगे, ताकि मैं उनके अकॉर्डिंग आपको वीडियोस बना करके दिखा सकूं। तो इसी के साथ वंस अगेन थैंक यू सो मच।